हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक लाया हूँ, वैद्युत धारा का एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक सेल। देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने दो सेल बनाए हैं। ये प्राइमरी सेल है, डेनियल सेल, लेक्लांची से। ये लेक्लांची सेल है और इधर डेनियल सेल है। ठीक है। देखो स्टूडेंट, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सेल एक उपकरण है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। देखो स्टूडेंट, सेल दो तरह के होते हैं। ठीक है। सेल दो तरह के होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। पहला हम लोग प्राइमरी सेल लिखते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है। देखो स्टूडेंट, प्राइमरी सेल वो होता है जिसका हम एक बार यूज करते हैं और फिर वो हमारे काम में नहीं आता है। जबकि सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको हम चार्ज करते रहते हैं और बार बार यूज करते हैं। ये सब आप पढ़ते हैं, इन सब से हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक प्राइमरी सेल दो बने हुए हैं। ठीक है। दोनों प्राइमरी हैं जो कि आपको लैब में प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं, और इन्हीं का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। तो एक सेल हमारा लेक्लांची सेल है और दूसरा डेनियल सेल है। अब देखो स्टूडेंट, लेक्लांची सेल में जो सेल के अंदर ये सॉल्यूशन होता है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है। और इसका जो पोरस पार्ट होता है, इसमें एक पेस्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है। इसमें पोरस पार्ट है ये, यहाँ देखिए नाम लिखा है पोरस पार्ट। ठीक है। इसके अंदर एक पेस्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है जो कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। इसके अंदर एक राड लगी होती है जो कार्बन की होती है और ये पॉजिटिव बनाता है। और इसमें जो हमारे अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में राड होती है वो जिंक राड होती है, ये निगेटिव बनाता है सॉल्यूशन। ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल बनाता है। ये जो दोनों राड यूज होती हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है। अब ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, इधर हो गया निगेटिव टर्मिनल। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो करंट फ्लो हो जाती है। करंट फ्लो इनमें ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन से होती है। जो इसमें सॉल्यूशन भरे जाते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, इधर डेनियल सेल है स्टूडेंट। ठीक है। डेनियल सेल में ये हमारा पोरस पार्ट होता है, ये ठीक, ये हमारा पोरस पार्ट होता है। ठीक है। और ये पोरस पार्ट जो होता है इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन होता है H2SO4। इसमें जिंक की राड पर डालते हैं हम लोग, तो ये होता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा कॉपर का एक होता है हमारा पार्ट, ये कॉपर का होता है, कहीं कहीं कॉपर सल्फेट लिख देते हैं उसको। कॉपर के इस पार्ट में कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो ये कॉपर हमारे लिए जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव हम लोग कनेक्ट करके जो है इससे इलेक्ट्रिक जनरेट कर लेते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दोनों ही सेलों में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। वैद्युत सेल एक प्रकार का उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, सेल का हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, एक सेल होता है, ठीक। इसमें जो बड़ी लाइन होती है इसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, इसको निगेटिव लिखते हैं। आप अगर ऐसे बना देंगे तब भी कोई फर्क इनमें दोनों में नहीं है। जो बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव होगी और जो छोटी लाइन होगी वो निगेटिव होगी। दोनों सिंबल सेम है। इधर देखिए बड़ी लाइन से पॉजिटिव, इधर बड़ी लाइन से पॉजिटिव, ठीक है। ये सेल का इसका सिंबल होता है, ठीक है। यानी सेल का जो संकेत हम लोग बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन बड़ी, एक छोटी, छोटी निगेटिव होगी, बड़ी पॉजिटिव होगी। चाहे ये लिखा हो या ना हो, ये उसमें शामिल होगा। और अगर हम लोग एक से ज्यादा सेल एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बैटरी आपको दिखानी है तो ऐसे दिखाएंगे, बैटरी का सिंबल ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल हो गया, बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस, या इसको इधर से भी बना सकते हैं, इधर छोटी इधर बड़ी, इधर छोटी फिर बड़ी, छोटी बड़ी, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, इधर ये प्लस इधर माइनस। ये बैटरी का सिंबल हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जिस बैटरी का ईएमएफ यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है उसमें ये सेल और ज्यादा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो सेल है ये सेल का ईएमएफ ई है। अब यहाँ से जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हमारे पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो करंट क्या होती है? करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। इसका मतलब चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, तो हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो द गिवन एनर्जी बाय ए सेल फॉर फ्लोइंग यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ईएमएफ को कैपिटल ई यहाँ पे लिखते हैं। कहीं कहीं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्मॉल ई भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ईएमएफ को। तो इसको कैपिटल ई और स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। हिंदी वाले देखें कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ई और ई से। आप देखो स्टूडेंट, अगर हमने सपोज कर लिया कि इसमें चार्ज क्यू हमारा फ्लो हो रहा है, मान लिया हमने कि हमारा चार्ज क्यू इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है और सेल द्वारा दी गई एनर्जी डब्ल्यू है, ठीक है, यानी गिवन इफ गिवन एनर्जी बाय सेल बाई सेल इज इक्वल टू डब्ल्यू। कहीं कहीं इसको कह देते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, वो भी आप समझिएगा वही है ये, ठीक है। और चार्ज हमारा क्यू फ्लो हो रहा है, तो ईएमएफ क्या हुआ? ई इज इक्वल टू यहाँ से हुआ डब्ल्यू बाई क्यू हुआ, ठीक है। अब पीछे हमने डब्ल्यू बाई क्यू पोटेंशियल के लिए बताया था, तो इसका मतलब ये भी एक तरह का पोटेंशियल ही है, एक तरह का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है। और इसका यूनिट हुआ वोल्ट, ठीक है। इसका यूनिट क्या हुआ? वोल्ट हुआ। अब ये वोल्ट सेल जो एनर्जी देता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और वो चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए होता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, जो भी उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ देख ही रहे हैं ईएमएफ है, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्केलर हैं, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जैसे एक हमारा ऐसे सेल बना है, ऐसे सेल बना है, ठीक है। अगर ये आइडियल सेल है, ठीक है, आइडियल सेल है, तो इसका जो ईएमएफ होगा यही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर ये आइडियल है तब, ठीक है। वैसे ही अगर एक यहाँ देखो ऐसे हमने रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए, तो इस पर कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल जो होता है वही इसके दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल होता है। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, हेड हो गया एक तरह से, ठीक है, जो किनारे के बिंदु हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर उसको हम लोग कहेंगे, जो किसी भी सेल के, रेजिस्टेंस के या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये अलग से कोई टर्म नहीं है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर सपोज कर लीजिए कि इसमें चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, हमारा कितना चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो सेल द्वारा टोटल जो एनर्जी दी जाएगी वो अगर W है सपोज कर लीजिए, तो हमने ईएमएफ का फार्मूला अभी बताया, E=W/Q बताया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, W जो होता है, अब ये अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इन पर जो W हुआ वो अलग अलग हो जाता है, तो यानी W कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W1 + W2 + W3, ठीक है, अपान Q लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा W1/Q, W2/Q और ये हो जाएगा W3/Q, ठीक है। अब ये जो हमारे आ रहे हैं W1/Q, W2/Q, W3/Q, ये इनके टर्मिनलों पर पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहे हैं, ठीक है, ये इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहे हैं, यानी इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है वो ये आ रहा है W1/Q, W2/Q, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, W1/Q, W2/Q, W3/Q, ये इनके रेजिस्टेंसों के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेल अगर आइडियल है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी अप्लायंस और इंस्ट्रूमेंट और सेल और रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसी वैद्युत उपकरण, प्रतिरोध या सेल के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको समझेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, यानी V1, V2, V3 इनके रेजिस्टेंस के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो हम लोग देखेंगे टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो अभी हमने आपको सेल दिखाया था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। हर मटेरियल में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ भी आइडियल नहीं होता। अभी हमने बताया कि सेल अगर आइडियल है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होगा, लेकिन कोई सेल आइडियल नहीं होता है, सभी सेलों में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसके निगेटिव टर्मिनल के पास ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग स्मॉल r लिखते हैं, ठीक है, और डिफाइन ऐसे करते हैं कि सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफ द लगा लेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल
is known as internal resistance of the cell. It is denoted by small r. It is denoted by small r. SI यूनिट इसका ओम होता है। जब रेजिस्टेंस है तो SI यूनिट भी ओम होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने ऐसे सेल बनाया था, ऐसे सेल बनाया था एक हमने, अभी आपको दिखाया था हमने ऐसे। इस सेल में ऐसे देखो, ऐसे इलेक्ट्रोड ऐसे हमने डाले थे ये इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करेगा? ये हमारा इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इलेक्ट्रोड। ठीक है। और ये जो हमारा सलूशन इसके अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो पहला जो डिपेंड करेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है। हमारा सेल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों की, यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इलेक्ट्रोडों के बीच जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा। ठीक है। तो पहला स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। नंबर 2, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2, स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A। ये क्या है? ये है हमारा डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। यानी जो हमारा सलूशन है, ठीक है, इस सलूशन के अंदर जितना ये इलेक्ट्रोड का एरिया डूबा रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ तक इसका भाग डूबा है, जितना भाग डूबा रहेगा उस एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। यानी ज्यादा एरिया यहाँ तक अगर डूबा रहेगा तो रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ज्यादा भाग डूबा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, स्मॉल आर जो होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, सेल के अंदर घोल है, उसकी सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सांद्रता बढ़ जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे सेल का हम लोग यूज करते हैं, आफ्टर द यूजिंग ए सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग सेल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है तो सेल अनयूज हो जाता है, फिर उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप जब इसका प्रैक्टिकल कोई करेंगे तो उसमें पहली रीडिंग में इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। जैसे जैसे यूज करते जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ न कुछ बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है।
हम देखो स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है, ठीक है, वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड जो हमारा किस मटेरियल का है, ठीक है। तो स्मॉल आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो हमारा प्लेट्स जिससे बनी है, इलेक्ट्रोड जिससे बने हैं, ठीक है, उनकी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रोड स्मॉल आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेट्स। जो उसके अंदर प्लेट हम लोग डालते हैं वही इलेक्ट्रोड जो डालते हैं, हमने बताया था ना, जिंक की रॉड डालते हैं, एक में कार्बन की रॉड हमने डाली थी, अभी सेल में बताया। तो इन दोनों के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा इनमें, ठीक है। तो यानी पदार्थ की प्रकृति पर, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं या जो उसमें प्लेट पड़ी होती है, उनके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिलेशन एमंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में हम लोग संबंध देखेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये एक सेल बना हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब इस सेल को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम टी कितना होगा? फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम स्मॉल टी क्यू इज इक्वल टू आई टी होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, गिवन एनर्जी बाय सेल, यानी यहां से जो हमारा प्रवाहित आवेश होगा वो आवेश होगा करंट टी टाइम में, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, धारा इंटू समय होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस सेल से, वो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट, सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी इस फ्लो के लिए, पूरे सर्किट में फ्लो के लिए। तो गिवन एनर्जी बाय सेल, गिवन एनर्जी बाय सेल, ठीक है। अब इस चार्ज को फ्लो करने के लिए जो सेल एनर्जी देगा वो W इज इक्वल टू क्यू ई होता है, हमने पीछे बताया है एनर्जी, Q इंटू वी होता, तो V है नहीं सेल के लिए, E है वो, तो ये हो गया हमारा EQ हो गया, ठीक है। और Q की वैल्यू अगर हम IT रख दें तो W का एक फार्मूला हो गया EIT हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जब इसने सेल ने एनर्जी दिया तो इसमें दो प्रकार का वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हुआ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर हुआ, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वर्क डन कितना हुआ? W1 हो गया। W1 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? अब W1 इज इक्वल टू QV होगा, तो V इंटू क्यू होगा, और Q की वैल्यू वही रख दीजिए, VIT हुआ। V क्या है? इसके R के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V जो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो W1 इज इक्वल टू वी क्यू हुआ, Q की वैल्यू IT लिख दिया हमने तो VIT हो गया, ये इक्वेशन 2 हुआ, ये W1 हुआ। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी R बना हुआ है सर्किट में, इसका मतलब सेल ये आइडियल नहीं है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब इसमें देखिए वर्क डन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वर्क डन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द सेल, यानी सेल की आंतरिक प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य। तो W2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, I² RT लगा देंगे, इज इक्वल टू I² स्मॉल RT लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस हुआ ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें तो जो टोटल एनर्जी सेल दे रहा है उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ वर्क डन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से यूज हो रहा है, अब कुछ पार्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से यूज हो रहा है। ठीक है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या निकलेगा स्टूडेंट? निकलेगा यहाँ देखो W इज इक्वल टू W1 और प्लस W2 आ जाएगा। W1 का क्या हमारा उधर देखो EIT है, EIT है इज इक्वल टू, इसका क्या है VIT है, VIT है और प्लस I² RT है, I² स्मॉल r इंटू टी, I² RT है। ठीक है। अब इन सब में देखो स्टूडेंट IT सब में कॉमन है तो कैंसिल लेके काट दीजिए, तो काट देने पर क्या निकलेगा E इज इक्वल टू V प्लस I R आ जाएगा। ठीक है। IT हमने कॉमन लेकर काट दिया तो जो हमारा फार्मूला बना E इज इक्वल टू V प्लस I R बना। यही हमारा जो है रिलेशन है तीनों के बीच में, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V प्लस I R, यानी EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा E इज इक्वल टू V प्लस I R निकल के आया। ये कब निकला? जब सेल एनर्जी दे रहा, यानी सेल हमारा डिस्चार्ज हुआ, तो ये डिस्चार्जिंग का फार्मूला हुआ। किसका हुआ? डिस्चार्जिंग का फार्मूला हुआ E इज इक्वल टू V प्लस I R, ऐसा होगा हमारा फार्मूला। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम डिस्चार्जिंग का मतलब सेल से धारा ली जा रही है, डिस्चार्ज हो रहा है सेल। अब हिंदी इंग्लिश में कुछ इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग ये सब आप घर में देखते ही रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मान लीजिए सेल को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग में क्या होगा कि जो करंट होगी वो सेल के अंदर जाएगी, तो यानी करंट हमारी अपोजिट हो जाएगी। तो जब इन द कंडीशन ऑफ चार्जिंग, इन द कंडीशन ऑफ चार्जिंग, जब ये चार्ज हो रहा होगा तब क्या होगा, करंट को निगेटिव कर दीजिए, तब E का फार्मूला हो जाएगा V माइनस IR। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इससे दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो यह हो गया कि जब ये चार्ज हो रहा होगा तो करंट इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फार्मूला इधर हो जाएगा। इस फार्मूले में देखो स्टूडेंट, E बड़ा है V छोटा है, और इस फार्मूले में E छोटा है V बड़ा है, यानी जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से ज्यादा होना चाहिए तभी चार्ज होगा।
अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट, एक हम लोग नोट पॉइंट यहाँ देखेंगे। ठीक है, इस नोट पॉइंट में आपके लिए समझने वाली बात होगी कि डिस्चार्जिंग का जो फार्मूला हमारा है, जो हमारा डिस्चार्जिंग का फार्मूला यहाँ से क्या निकला, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर निकला, स्मॉल आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे हम एक और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्मॉल आर के लिए E माइनस वी बाई, ठीक है। अब आई के लिए अगर हम यहाँ फार्मूला लगाएं तो V अपान आर बनेगा ना आई के लिए, यहाँ तो आई के लिए V अपान आर बनेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस वी अपान आई की जगह रख दें V अपान आर, कैपिटल आर आएगा इसमें, तो आर ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट। तो आर का एक फार्मूला बना, स्मॉल आर का कैपिटल आर, अब देखो स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर, यहाँ देखो E अपान वी कर देंगे और माइनस इधर V अपान वी का 1 आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला ये भी हम लोग यूज करेंगे, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर E अपान वी माइनस 1 आता है। ठीक है।